पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में लगाया एमटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच में महाआरती और गीता पूजन किया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और अन्य प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया है। साथ ही ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों दीपों से सरोवर का तट जगमगा उठा। मुख्यमंत्री ने गीता जयंती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस महोत्सव ने कुरुक्षेत्र की वैश्विक पहचान दिलाई है। गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से मानव मात्र के लिए गीता का, कर्म का, और आज 15 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ये प्रारंभ हुआ था। आज गीता जयंती के अवसर पर आज ये अंतिम दिन है। अभी और जो हमारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके लिए 21 दिन लगातार, ये 15 तारीख से लेकर के 21 दिन का पूरा ये चल रहा है। मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ये भूमि, इस भूमि के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस महाभारत थीम पर जो ज्योतिसर में अनुभव केंद्र बना है उसका उद्घाटन भी किया है और वहां पर पंचजन्य का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा यहाँ तो की है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, परंतु उन्होंने कर्नाटक की उडुपी और मन की बात के कार्यक्रम में गीता जयंती महोत्सव और अनुभव केंद्र की बात कही है, जिससे कि पूरी दुनिया में ये बड़ा संदेश कुरुक्षेत्र का गया है और बहुत सारे लोग इस कुरुक्षेत्र की अनुभव केंद्र को देखने के लिए, उस महाभारत कालीन सीन को देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है और अब वो अनुभव केंद्र भी आम लोगों के लिए वो खुला है। आकर के परिवार सहित, बच्चों सहित और देश और प्रदेश से लोग निरंतर आ रहे हैं। रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे दिन गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के आह्वान पर एक साथ गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण किया गया, जिसमें 2100 बच्चों ने भाग लिया और उसके साथ एक स्वर में गीता के श्लोकों का उच्चारण किया है। बाल भवन गीतापुरम में मौजूद स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षक और अधिकारी सभी गीता के रंगों में रंगे हुए नजर आए। गीता जयंती के समापन में 5100 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतिम दिन जिला उपायुक्त अभिषेक मीना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। पिछले 3 दिन से चल रहा था, आज उसका आखिरी दिन था। उसमें आज 2 गतिविधियां मेन रूप से हुई है। पहला गतिविधि हुई है 11 बजे एक साथ लगभग 2100 बच्चों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। वो एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ गीता का, एक समय पे गीता का श्लोकों का उच्चारण होता है। तो वो गतिविधि हमारे यहाँ भी हुई, लगभग 2100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में अभी शाम को जो दीपोत्सव है और आरती है वो होगी। उसके साथ में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन होगा। सर, साथ में जो हमारा कुछ बाल महोत्सव का पारितोषिक वितरण और जो आज के जिन्होंने गीता जयंती में पार्टिसिपेट किया था उन सभी प्रतिभागियों को जो पुरस्कार वितरण था वो भी साथ में कार्यक्रम आयोजित किया।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 खिलाड़ियों की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार खेल ढांचे के रखरखाव में नाकामी रही है। हुड्डा ने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो है पोल गिरने से उनकी डेथ हुई, एक बादरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है और ये कहानी केवल 2 जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रखरखाव नहीं है। मैं भी जाता हूं, अच्छे अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रख रखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। जो खिलाड़ियों को, इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें और उनको आर्थिक स्थिति, मतलब 5 लाख क्या मायने रखता है, 5 लाख का क्या मतलब हुआ। ठीक है, वो तो मेरे को मालूम है कि लाखन माजरे के लिए दिए थे उन्होंने और वो भी मतलब उलझाए रखे उनको। यही तो मैं कहता हूं, इसी वास्ते तो सरकार जिम्मेवार है, तो उसको जो भी दोषी है उसको दंडित करना चाहिए। तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते सर? जो है ही नहीं सरकार उसके लिए, किसी भी मुद्दे के लिए, जनहित के मुद्दे के लिए है ही नहीं गंभीर। उनको खिलाड़ियों के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बने थे हर गांव, बड़े बड़े गांवों में, शहरों में, इस वास्ते बने थे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। जैसे पंजाब में ड्रग फैल गया था, तो उससे करने के लिए उनका फ्यूचर निश्चित हो, इसी वास्ते कोई भी हो, समाज, देश कोई भी लगाओ, वो देश दुनिया में सबसे आगे है, जो खेलों में सबसे आगे, वो विकसित देश है। इसी प्रकार समाज का है, प्रदेश का है। इसी वास्ते ये था कि भाई 3 चीज होती है उसमें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन, एक उनका फ्यूचर अश्योर करना। उसी हिसाब से हमने स्पोर्ट्स नीति बनाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया था, फिर टैलेंट हंट किया था हमने स्कूल में, ताकि उसी टाइम जो खिलाड़ी जिसकी रुचि हो उसको कोचेज लगाए, आगे बढ़ाए, एकेडमी बनाई और फिर अच्छी नौकरी दी, डीएसपी तक के नौकरी दी। इन्होंने एक को दी, कोई ध्यान ही नहीं है इधर। कनीना के ककराला स्थित एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोजेक्ट 4.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है और साथ ही इस साल 101 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। मंत्री ढांडा ने कहा कि समुत्कर्ष प्रोजेक्ट अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान का प्रभावी मॉडल है और कार्यक्रम में कैरियर परामर्श और साथ ही क्विज प्रदर्शनी और नाट्य मंचन शामिल हैं। ढांडा ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू कर चुकी है। शिक्षक पॉलिसी में लगातार सुधार जारी है। हरियाणा में सरकार तो एससी समाज के बच्चों को, उनके जीवन स्तर को वो आगे बढ़े, ऐसे एक विचार लेके उन्होंने इन बच्चों में काम करना शुरू किया। हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा काम अगर कहीं हो रहा है तो क्यों ना ऐसी संस्थाओं को और ऐसे जो बच्चे लगे हुए हैं उनको हम भी जाके मिले। मैं खाली उनसे मिलने के लिए आया था, उनसे नमस्ते राम राम हो गई। वो जीवन में आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। उनमें से मुझे लग रहा था जो बच्चे थे तो उनमें थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने उनको नमस्ते भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। सभी ने दिया है कि आगे बढ़े, तरक्की करें। सर, कनीना में डीएवी संस्था है एक, वो काफी सालों से बंद पड़ी हुई है और मेरा काम नहीं है ना डीएवी संस्था का काम, तो संस्था के लोग बताएंगे। अगर कोई बात है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, डीएवी शिक्षण संस्थान कनीना में पहला डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे थे, बड़े रनिंग टॉप पे। अगर कोई बात है, कोई कागज पत्र, कोई उनकी कोई अगर कोई अड़चन है, कोई शिक्षा विभाग से कोई
अगर उनको मदद है तो मैं तो सबको आह्वान करता हूं कि अब ऐसा भी नहीं मिलेगा कोई। मैं एक एक समस्या को चुन चुन के समाप्त करने पर लगा हुआ। सर भारत माता की एक बार जोरदार करता ध्वनियों के साथ अभिनंदन। बाड़ाखंड की तहसील में लंबे समय से तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने के चलते आम जनता के सभी जरूरी काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। भूमि रजिस्ट्री, इंतकाल और आय निवास और जाति प्रमाण पत्र, भूमि विवाद निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन और बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। धरने पर भाकियू नेताओं ने भी कहा कि तहसीलदार के बिना किसानों के काम सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। किसान अपनी जमीन से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए भी महीनों से चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अदालत से जुड़े राजस्व मामलों में ठहराव आ गया है, जिससे वकीलों और आम लोगों को दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार की यहाँ परमानेंट ड्यूटी नहीं है और फिलहाल 1 महीने से तो टेम्परेरी ड्यूटी किसी की नहीं है। डीआरओ के यहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल काम ठप पड़ा है। रजिस्ट्री जो होती हैं, लोग परेशान है। बाढ़ इलाके के 1 महीना हो चुका है, न तो कोई एफिडेविट बनना है, न कोई किसी का डोमिसाइल, न कोई जातीय प्रमाण पत्र। और तहसील का जो कार्यालय है केस से संबंधित है वो भी बाधित है। और आज हमारे इलाके के मौजूद आदमी, किसान और जो भी वकील अधिवक्तागण, टाइपिस्ट सभी यहाँ धरने पाए हुए बैठे हैं। और जब तक यहाँ तहसीलदार की मांग है जो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ धरने पर डटे रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा। ये आज का मामला कुछ भी नहीं। 3 महीने से स्थायी कोई नायब नहीं, कोई तहसीलदार नहीं। 1 घंटे कोई हफ्ते मावसे वो चला जाए, लोग बड़े परेशान हैं। एक नायब कहता है आया है, बोले मैं नायब हूँ। अरे तो साइन तो कहीं पर कर नहीं सकता, तो नायब किस बात का? ईशा है हमारी शायद तू। तो हमें तो स्थायी तहसीलदार चाहिए। जब तक स्थायी तहसीलदार नहीं होगा हम यहाँ पर धरना जरूर लगातार रखेंगे। हर समस्या है, एफिडेविट की समस्या, रजिस्ट्री की समस्या और जो तहसील में होती है वो सारी समस्या खड़ी हैं। परेशान होते हैं लोग, सारा दिन लगातार चक्कर काट के चले जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। बताओ, क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पलवल के नागरिक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और काउंसलरों ने एड्स से बचाव के उपायों पर चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टरों ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध और गर्भवती मां का बीमार होना या संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ने से एड्स हो जाता है, लेकिन यह एक दूसरे को छूने, एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। वहीं काउंसलरों ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर समय समय पर कैंप लगाकर लोगों के टेस्ट किए जाते हैं और जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है।
जी, पहले सबसे पहले सबको नमस्कार। और आज का हमारा वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है, तो उसमें जैसे काफी हमारी ओपीडी में भी काफी जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जैसे कि बच्चों का कंपटीशन का भी करवाया है। इसमें हमने प्राइज भी रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज भी दिए हैं और रैलियां निकाली है हमने। किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, जो लगातार इन केसों में कहने की बढ़ोतरी देखी जा रही है? जागरूकता हम मतलब आउटसोर्सिंग कैंपिंग भी हमारी बहुत होती है, जगह जगह जाकर के हम कैंपिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ पे भी आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमें सारे हमारे सीएमओ मैडम भी थी और हमारे डीटीओ सर भी थे, बाकी जितनी हमारी ओपीडी है उन सबको भी हमें जागरूकता चल ही रही है। और बाकी हमारे अभी 10 दिन आगे तक भी हमारे जागरूकता अभियान अभी और आगे चलना है। लोगों को जो हमारे पास आते हैं उनको तो हम यहीं पे काउंसलिंग कर देते हैं। और सेकंड बात आपने ये कही कि किस तरह से अवेयर करते हैं, तो अवेयर करने के लिए हम समय समय पर ये जो रेड क्रॉस वाले हैं इनके साथ मिलके हम जगह जगह पे प्रोग्राम करते हैं। जैसे यहाँ कैंप एरिया है, नुक्कड़ करते हैं, और इसके बाद बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, और जहाँ ये ट्रक ड्राइवर मिलते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं अपनी टीम के साथ। एक एलटी जाता है, एक बार मैं जाती हूँ, दूसरा काउंसलर जाता है, उनके वहाँ पे हम टेस्ट भी करते हैं और कई बार हमें पॉजिटिव भी वहाँ से हमें पाए गए हैं। देखिए, हम सबसे पहले अगर हम एड्स बीमारी के बारे में बात करें और उसका प्रचार प्रसार और उसकी जांच, उसका इलाज लगातार चल रहा है। इस साल अब तक हम लगभग 17,700 लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमको कंफर्म केस जो मिले हैं वो 113 केसेस हमको कंफर्म मिले हैं। पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो लगभग इतने ही, कभी 140 केस हमको मिले थे और उसके पहले साल हमको लगभग 158 केसेस मिले थे। तो ट्रेंड कुछ वही है, कुछ संख्या में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन केस अभी भी हमको मिल रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अब की बार वर्ल्ड हेल्थ डे के एड्स डे पे जो मैसेज है वो है कि यह छूने से, साथ बैठने से, साथ खाने से नहीं फैलती है तो सिर्फ अफवाहें या अज्ञानता। हरियाणा में 4 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आईपीएस अजय सिंघल को हरियाणा विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो का नया डीजीआई नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान डीजी आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एमडी बना दिया गया है। आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को एडीजीपी हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्र को एडीजीपी ह्यूमन राइट्स और लिटिगेशन का कार्य सौंपा गया है। रेवाड़ी के एक होटल में नेवी जवान की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। अटेली के गांव गढ़ी रूथल निवासी जवान हितेश 25 दिन की ड्यूटी पर घर आया था। सुबह कमरे से बाहर न आने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर शव बाथरूम में मिला है। प्रथम जांच में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का मामला लगा। सही पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। ये पुलिस को है ना बदरिया कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि अपना होटल है मेडिकल शॉप के पास है, यहाँ एक कमरे में एक व्यक्ति ठहरा हुआ था जी। तो काफी बोलने के बाद ही वो दरवाजा नहीं खोलता। जिस सूचना पे पुलिस यहाँ पे आई और देखा तो दरवाजा खोल के देखा तो उसकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई थी। अंदेशा है सुसाइड। करीबन रात को 3:30 बजे के करीब यहाँ पे आया है और बाकी अभी हर एंगल से जाँच की जाएगी, जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। चंडीगढ़ में देर शाम कार सवार युवक पर तीन हमलावरों ने फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पीछा कर रास्ता रोककर 5 गोलियां चलाई और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हुए हैं। पुलिस ने शहर और बॉर्डर पर नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल घायल युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया।
तो आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जो है वो चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां पर मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। यमुनानगर में जिला ड्रग कंट्रोलर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जगाधरी के ग्राम खदरी में एक दुकान पर अचानक से छापेमारी की। सूचना थी कि दुकानदार कॉस्मेटिक सामान की आड़ में नशीले कैप्सूल बेचता है। ड्रग कंट्रोलर बिंदु धीमान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में दुकान से 112 संदिग्ध कैप्सूल बरामद हुए हैं, जिन पर कोई भी रैपर या फिर लेबल नहीं था। एक साधारण मनियारी दुकान में इतनी बड़ी मात्रा में बिना रैपर के कैप्सूल मिलना टीम के लिए बेहद संदेशजनक था और इसके बाद जिला ड्रग कंट्रोलर ने मौके से ही जिला एंटी नारकोटिक सेल को सूचना दी और बरामद कैप्सूल जो है वो उन्हें सौंप दिए हैं, ताकि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा सके। और साथ ही फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि बरामद कैप्सूल बिना रैपर के थे। इसलिए कैप्सूल को जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, ये जो कैप्सूल्स हमें मिले हैं बेसिकली एक मनियारी की दुकान है और इसमें जो भी एक्शन रहेगा, हम लोग ये जितने भी कैप्सूल्स हमें रिकवर हुए हैं ये एएनसी टीम को हम सौंप देंगे। आगे की कार्रवाई इसमें टेस्टिंग के बाद ही कर पाएंगे। गिरफ्तारी भी होगी जी, गिरफ्तारी भी होगी, वो रिजल्ट आने के बाद डिसाइड किया जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो देखिए, कैप्सूल्स को हम लोग अपने कब्जे में लेके हैंड ओवर कर देंगे एएनसी टीम को। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वही करेंगे, क्योंकि कोई लाइसेंसी शॉप तो नहीं है। तो हमारी तरफ से तो सिर्फ इतना है कि हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने यहाँ पे आके चेकिंग की और हमें वो सामान मिल गया। बाकी मैं शुक्रगुजार करूंगी उन कंप्लेनेंट का और बाकी सबको भी मोटिवेट करूंगी कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी को भी हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप डिपार्टमेंट को बताएं, तभी हम इस चीज को रोक सकते हैं। क्योंकि नशा आज अगर हमारे गाँव में आ गया तो कल को कब हमारे घर में आ जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। बास्केटबॉल पोल के नीचे दबकर जान गंवाने वाले खिलाड़ी अमन के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पीजीआई रोहतक के डॉक्टर, बास्केटबॉल पोल मेंटेनेंस और स्टेडियम के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही की गई है, जिसमें उसकी उम्र 2 अलग अलग जगहों पर गलत लिखी हुई है और मेल की जगह उसे फीमेल दर्शाया गया है। अमन के पिता ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और ये भी कहा कि अल्ट्रासाउंड समय पर नहीं किया गया है। जी, हमने कंप्लेन दी है आज हमारे छोटे भाई के लिए, जिसकी डेथ ये होशियार ब्रिगेडियर सिंह स्टेडियम में हुई थी। हम चाहते हैं कि जो जिन अधिकारियों की भी कार्रवाई लापरवाही हुई है, जिनकी भी वजह से, और जहाँ पे हम रोहतक पीजीआई में लेके गए हैं, उन्होंने जिन डॉक्टरों ने हमारे मरीज को न देखते हुए, इमरजेंसी केस न समझते हुए जो भी उपचार में लापरवाही की है, समय से उपचार नहीं किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसके अलावा और जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने लिखा है स्टेडियम ये सर, इसमें मैंने लिखा है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो भी इस स्टेडियम का रख रखाव करता है, जिसके भी अंडर में ये आता है, जिसको टेंडर दिया गया है, अब हमको नहीं पता वो किसको दिया गया है, कौन इसका रख रखाव करता है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके लिए जांच कमेटी एसडीएम साहब ने बिठाई है, बट अभी तक उसमें कोई साफ जवाब हमको नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि जो भी अधिकारी इसका रख रखाव करता था, उस सभी को, उन पर सभी पर कार्रवाई की जाए। आप लोगों में बयान नहीं लिए गए जांच कमेटी द्वारा? नहीं जी, अभी कोई बयान नहीं लिए गए हमारे। सर, मैं अभी अपनी एप्लीकेशन इनके एफआईआर लिखने के लिए सिटी थाने में आया हूँ और मैंने इनके खिलाफ और ये एफआईआर दर्ज की है सर। एप्लीकेशन दी है। किसके खिलाफ दी है? क्या फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।